नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 1 अप्रैल 2022 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल जो है वो रहेगा अनएक्सेप्टेबल टोल। इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि जो सैनिटेशन वर्कर्स है या फिर जो सैनिटेशन से रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कितनी वीकनेसेस हैं जिसके चलते हर साल बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को देखेंगे। और दूसरा आर्टिकल जो हम देखेंगे वो रहेगा डेथ ऑफ ए डॉक्टर फोरटोल्ड। इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि राजस्थान में एक गायनेकोलॉजिस्ट, ठीक है, डॉक्टर, उन्होंने सुसाइड कमिट किया है जिसके पीछे बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट किया गया था क्योंकि एक लेडी, प्रेग्नेंट लेडी का डिलीवरी के टाइम पे डेथ हो गई। तो उस केस को यहाँ पर हाईलाइट किया जा रहा है। तो मेडिकल एथिक्स से रिलेटेड या फिर जो सोसाइटी में एक तरीके का भीड़ तंत्र जो होता है ना, एक तरीके से कि जिस मासेस हैं वो जब किसी भी क्राइम को कमिट करते हैं तो उसमें अकाउंटेबिलिटी किसकी फिक्स होगी, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस आर्टिकल को देखेंगे। तो ये दो ही आर्टिकल्स हैं। और तीसरा ये क्राइसिस एंड सस्टेनेबिलिटी। देखो इस आर्टिकल में ज़्यादा कुछ खास बताया हुआ नहीं है। इसमें मेन चीज़ एक तो ये बताई गई है कि आज की परिस्थितियाँ, जैसे कोविड आउटब्रेक हुआ था ना, जब से तब से लेकर अभी तक लोगों के बीच में जो जागरूकता आई है उसका लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, पहली चीज़। दूसरा, इकोनॉमिक, सोशल और ईएसजी के बारे में हम ज़्यादा बात करते हैं। इकोनॉमिकल, सोशल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज़ की ज़्यादा बातचीत होती रहती है आजकल कि भाई कोई भी एक्टिविटी ऐसी हो जिसके चलते एक इकोनॉमिकली भी हम अपने आप को स्ट्रेंथन कर सकें, सोसाइटी में भी उसका अच्छा आउटकम आए और एनवायरनमेंट भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो। इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसी एक्टिविटी जो कि सस्टेनेबल हो, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से और इकोनॉमिकली भी सस्टेनेबल होना चाहिए। तो ऐसे में राइटर ये बोल रही है कि आईपीसीसी की रिपोर्ट ने कितनी ही बार हाईलाइट कर दिया है कि हमें प्लानिंग जो है वो इस तरीके से करनी चाहिए जिससे कि वो सस्टेन कर सके लंबे समय तक। जैसे कि आज अगर कोई आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हो तो वो पूरी अच्छे से स्टडी होने के बाद में वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगी ना, तो लॉन्ग टर्म में उस इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई लॉस नहीं होगा। नहीं तो आज आप करोड़ों रुपए लगा करके कोई काम कर रहे हो, पता पड़ा कि वहाँ पर बाढ़ आ गई अचानक से और आपने जहाँ पर तैयार किया था वो डैम या मतलब कुछ भी, मान लो रोड बनाई थी या फिर कोई भी आपने प्रोजेक्ट बनाया था, कोई बिल्डिंग बनाई थी, और वो एरिया जो था वो पहले रिवर के फ्लो वाला एरिया हुआ करता था। तो आज अगर वहाँ पर बाढ़ आने की वजह से वो पूरी की पूरी बिल्डिंग ऐसे की ऐसे बह जाती है तो आपने इतना पैसा वहाँ पर इन्वेस्ट किया, वो नुकसान में गया कि नहीं। तो ऐसे में अलग अलग एस्पेक्ट्स को देख करके फिर बाद में आप अपनी एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करो, जिसमें आईपीसीसी की जो रिपोर्ट्स आई हुई हैं, जिसमें लेटेस्ट जो रिपोर्ट है जिसमें हमने देखा कि सस्टेनेबिलिटी को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं या फिर हम उनके लिए खुद को कैसे रेजिलिएंट बना सकते हैं। तो स्कॉलर्स को, साइंटिफिक कम्युनिटी को साथ में आकर काम करने की ज़रूरत है। स्कूल, जो कॉलेजेस हैं या जहाँ पर रिसर्च होती है वहाँ पर रिसर्च के एस्पेक्ट्स ओपन करने की ज़रूरत है। वर्ल्ड कम्युनिटी को साथ आने की ज़रूरत है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और अंडर कंट्रोल लाने के लिए बहुत ही, एक कहते हैं ना कि हाई स्केल पे काम करने की ज़रूरत है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो इस आर्टिकल को बताया हुआ है। और ज़्यादा कुछ आप पढ़ोगे तो आपको खुद को फील होगा कि क्या पॉइंट यहाँ से निकाले। कुछ पॉइंट निकलते हुए दिख नहीं रहे थे, मेन जो निकल रहा था वो हमने देखा। बाकी दो आर्टिकल्स उनको देखते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है अनएक्सेप्टेबल टोल। देखो अभी दिल्ली में एक इंसिडेंट ऐसा हुआ जहाँ पर टेलीफोन लाइनमैन्स हैं वो काम कर रहे थे, 3 टेलीफोन लाइनमैन काम कर रहे थे और अचानक से वो गिर जाते हैं। गिरते भी कहाँ पर हैं, पास में ही एक सेप्टिक पिट था, मतलब एक खड्डा था जहाँ पर आप देखते हो सिवर से रिलेटेड जो भी गंदगी है वो सारी इकट्ठी होती थी। तो उसमें जाकर के वो तीनों की तीनों गिर जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। और उसी टाइम पर एक रिक्शा चलाने वाला, ऑटो रिक्शा ड्राइवर भी आता है और वो कोशिश करता है कि कैसे भी करके उन लाइनमैन्स को बचाया जाए और वो भी जंप कर जाता है और जंप करते ही फिर बाद में उसकी भी वहाँ पे डेथ हो जाती है। तो ऐसे 4 जनों की डेथ हो गई और चारों की क्या कारण थी कि एक प्रॉपर मैनर में जो सिवर लाइन का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, एक तो वो कमी रही। दूसरी, उस सिवर लाइन में जो भी गंदा पानी था या जो जो एक तरीके से आउटपुट था, वहाँ पर टॉक्सिक गैसेस क्रिएट हुई थी जिसकी वजह से सफोकेशन हो गया। सफोकेशन की वजह से उनकी वहाँ पे डेथ हो गई। तो ये चीज़ कोई एक आम बात नहीं है, मतलब आम, एक कहते हैं ना कि कोई सरप्राइजिंग चीज़ नहीं है इंडिया जैसे कंट्री में। कारण क्या है कि पिछले
ये 4 सालों का यहाँ पे डेटा बताया हुआ है, 2016 से 2020 के बीच का गवर्नमेंट के हिसाब से। पता नहीं वैसे तो रियल में कितने मरे हैं, बाकी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के हिसाब से 2016 से 2020 के बीच में 340 से ज़्यादा सैनिटेशन वर्कर्स की डेथ हो गई। सैनिटेशन वर्कर, और यहाँ पर हम बात करें टेलीफोन लाइनमैन्स की, तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो हम स्वच्छ भारत अभियान शुरू करके आगे बढ़े थे, उसमें टारगेट ये था कि भाई सैनिटेशन को हमें प्रमोट करना है। तो सैनिटेशन को प्रमोट करने के लिए जो ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है उनके ऊपर जो सैनिटेशन का बर्डन है उसको रिड्यूस किया आपने स्वच्छ भारत अभियान के आधार पे। बाकी जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं उन पे आपने लोड बढ़ा दिया। साथ में जो एक प्रॉपर इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो आपने नहीं दी, सेफ्टी टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है वो नहीं दी। यही चीज़ क्या करती है कि सैनिटेशन वर्कर्स की डेथ का कारण बन जाती है, क्योंकि उनको क्लीनिंग करनी होती है। अब क्लीनिंग में अगर आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कर लो तो वहाँ पर ये जो जहरीली गैसें हैं इनसे बचा जा सकता है। और दूसरी तरफ इन पिट हॉल्स के आसपास से अगर कोई नॉर्मली भी कोई आसपास से निकल रहा है और गलती से अगर पैर स्लिप हो गया तो वो सीधा उस सैनिटेशन वाले उस पिट हॉल में जाकर के गिर जाएगा। तो ऐसी परिस्थितियां क्या शो कर रही हैं कि हमारे यहाँ पर सैनिटेशन के लिए कैंपेन तो चला, पर अभी तक भी जो कमियां हैं वो कमियां ठीक नहीं हो पा रही है। इसमें बताया जा रहा है कि ये जो नॉक्सियस गैस जो रिलीज हुई जो जिस पिट में, जिस खड्डे में, और उसी के पास में वहाँ पर वो काम कर रहे थे। तो आप देखो कि कैसे अंडरग्राउंड हम नॉर्मली कंसिडर करें तो आप देखते हो एक तरफ तो हो जाता है सैनिटेशन का काम, वहीं पे दूसरी पास में पाइप डाली हुई है पानी की, और उसी के पास में अंडरग्राउंड टेलीफोन लाइन डाली हुई है। तो ऐसे में क्या है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि एक आदमी अगर काम करने जाता है, अब आप भी देखते हो ना कि सिवर लाइन डाली जा रही है या फिर पानी की लाइन डाली जा रही है, तो बाकी पाइपलाइन या बाकी जो वायर्स हैं उनको तोड़ देते हैं। ठीक है, जेसीबी वाले आते हैं और वो तोड़ देते, ध्यान भी नहीं देते कि कहाँ पर कितना क्या है। तो ऐसे में एक प्लान्ड मैनर में जब तक एक सिस्टम तैयार नहीं होगा ना, तो तब तक इसी तरीके की अनसेफ वर्किंग कंडीशंस भी बनती रहेंगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि टेलीफोन लाइन्समैन थे, वो पिट होल में गिर के उनकी डेथ हुई है। तो आप सोच सकते हो कि सैनिटेशन वर्कर जो कि इन सिवर लाइन को क्लीन करते हैं, क्लीनिंग का काम कर रहे हैं, उनको कितना ज़्यादा नुकसान होता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में, हमें पता है, स्वच्छ भारत मिशन जो है वो लॉन्च किया था, जिसमें टारगेट ये था कि कैसे भी करके हमें सैनिटेशन मतलब साफ़ सुथरे बने को हमें प्रोमोट करना है। पर वही चीज़ है कि ये जो सीवेज पिट्स हैं ये अभी भी ऐसे के ऐसे बने पड़े हैं, इनको अभी तक भी प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया जा रहा है। ये जो पॉट होल्स को जो पैकिंग होनी चाहिए, ऊपर से जो ढक्कन लगना चाहिए, कैप लगनी चाहिए, वो भी बहुत सारे पॉट होल्स के आपने खुद ने नोटिस किया होगा कि मिसिंग रहती है। तो ऐसे में रिस्क बहुत बनी रहती है। ठीक है, इसके आगे आप देख सकते हो कि लोकल गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, उनका भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। वैसे अगर देखें तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC ने एडवाइस भी किया कि भाई सैनिटेशन वर्कर्स को सेंसिटिवली ट्रीट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इंडिविजुअल्स कोरोना के टाइम पे जिस तरीके से साफ़ सफाई को मेंटेन करने का जो एक रूटीन निकला था, क्योंकि सैनिटाइज करके रखो हाथों को, तो जब सैनिटेशन की बात ही आ गई तो क्लीनिंग, और साथ में आपको पता है कितना ज़्यादा एक ये जो वायरस था कितना स्पीड से फैला था, कितना ज़्यादा डेडलीस्ट था। अब इस वायरस को डॉक्टर्स ने इन्होंने ट्रीट किया, तो उसके बाद में जो भी कचरा तैयार हुआ, मेडिकल वेस्ट तैयार हुआ, उसको ट्रीट किसने किया? ये सैनिटेशन वर्कर्स ने। तो NHRC ने ये कहा कि इन सैनिटेशन वर्कर्स को आप हेल्थ वर्कर्स के तौर पे कंसिडर करो, क्योंकि अल्टीमेटली ये लोगों को स्वच्छ करने में अपनी तरफ से पूरी ज़िंदगी दांव पे लगा देते हैं। दूसरा कि इनकी डेथ का जो कारण है उनको भी आप फिक्स करो, मतलब कि जो भी अथॉरिटीज़ वहाँ पर इन्वॉल्व हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी प्रॉपर होनी चाहिए, और साथ में इनको एक प्रॉपर टूल्स अवेलेबल होने चाहिए जिससे कि सैनिटेशन को मेंटेन करने में प्रॉब्लम नहीं आए, कम से कम जान तो नहीं जाए। दूसरा, म्यूनसिपैलिटीज़ और गवर्नमेंट, उनकी तरफ से अगर देखें तो उनकी तरफ से क्या दिमाग लगाया जाता है, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ा जाता है और उनको हैंडओवर कर दिया जाता है, और वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर कैसे होते हैं, फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर। दैट मीन्स काम किया रवाना, अब उनको ढूंढते रहो कि भाई कॉन्ट्रैक्टर कहाँ गया। सही है, तो ऐसे में जो काम जिस पर्टिकुलर एजेंसी को मिला है वो काम वो एजेंसी करे तो ठीक रहे। दूसरा, अगर आप प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को देते भी हो तो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर का आपके पास में पूरी डिटेलिंग होनी चाहिए, और साथ में एक होती है ना क्वालिटी चेक, वो भी टाइम पे होना चाहिए,
तब जा कर के सही तरीके से ये जो डेथ रेट है या फिर जो जिस वजह से इनोसेंट इंडिविजुअल्स की डेथ हो जाती है उसको हम रोक पाएंगे। ठीक है, एनएचआरसी ने दिल्ली गवर्नमेंट को ये कहा है कि भाई सिटी के जो पुलिस कमिश्नर हैं और जो एमटीएनएल जिसकी ये वायरिंग लगी हुई थी, जिसको वो करेक्ट करने के लिए आए थे टेलीफोन लाइनमैन्स, ठीक है, तो उनके लिए एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार करने की ज़रूरत है आने वाले 4 हफ्तों के अंदर अंदर, और जो भी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर है उसके खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और अकाउंटेबिलिटी केवल इसी एक केस के लिए सेटल करने की ज़रूरत नहीं है भाई, सीधी सी बात है, सरकारी नौकर हो तो आपको सैलरी देती है सरकार, सरकार को सैलरी कहाँ से आती है, वो लोग टैक्स पे करते हैं। तो इस तरीके से अगर लोगों ने टैक्स भी पे किया उसके बावजूद भी इस तरीके से उनको सर्विसेज नहीं मिलेंगी तो काम ठीक नहीं है ना। तो पॉइंट यहाँ पर यह है कि एम्प्लॉयर्स को भी थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप कहाँ पर किस इंडिविजुअल को डिप्लॉय कर रहे हो और उनके पास में कितने इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं। साथ में जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं उनके भी फंडामेंटल राइट्स हैं, वो भी हमारी तरह सिटीजन्स हैं, तो उस केस में उनका भी कहते हैं ना कि उनकी भी डिग्निटी मेंटेन होनी ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है ना वो एक तरीके से स्ट्रक्चर में है, सिस्टम के में, एक तरीके से लापरवाहियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, और एक होता है ना कि आउटसोर्सिंग कर देना, तो जो अकाउंटेबिलिटी है ना उसको भी आउटसोर्स कर देते हैं, और जिसको आपने आउटसोर्स किया वो फिर बाद में जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ पैसे लिए और रवाना। तो ऐसे में इन सारे लूप होल्स को करेक्ट करना ज़रूरी है, तब जा कर के ये सिविल लाइन से जो डेथ हो रही है इनको हम कंट्रोल कर पाएंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है डेथ ऑफ ए डॉक्टर फोरटोल्ड। अभी देखो एक इंसिडेंट है राजस्थान के दौसा डिस्ट्रिक्ट में, लालसोट करके एक जगह है, वहाँ पर एक लेडी डॉक्टर अर्चना शर्मा, उन्होंने एक तरीके से, वो गायनाकोलॉजिस्ट हैं, उनका कल मैंने वीडियो भी देखा था उनके पति का, तो उनका ये कहना था कि वो गोल्ड मेडलिस्ट थी, उन्होंने बहुत सारे ट्रीटमेंट किए थे, और ये जो वुमेन, एक प्रेग्नेंट लेडी की डेथ हो गई, ठीक है ना। अब वो प्रेग्नेंट लेडी जिसकी डेथ हुई उसके पीछे का इंसिडेंट कुछ ऐसा है कि इस लेडी के घर वालों ने जयपुर लेके चले गए थे, ठीक है, और जयपुर जब लेके आए तो यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल में उन्होंने बात की और प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने चार्जेस कुछ ज़्यादा मांग लिए। और जिस परिवार से ये प्रेग्नेंट लेडी बिलोंग करती थी ये थी गरीब परिवार से। तो फिर बाद में इस लेडी के परिवारजनों ने कॉल किया डॉक्टर को, फिर डॉक्टर ने बोल दिया, बोले ठीक है आ जाओ आप यहाँ पर। अब समथिंग ऐसा कुछ था सिनेरियो। तो आप एक तो देखो कि प्राइवेटाइजेशन की वजह से एग्जॉर्बिटेंट प्राइसेस ज़्यादा हो गई हेल्थ केयर में, इसके चलते फैमिली को हार्डशिप का सामना करना पड़ा, क्योंकि जयपुर रेफ़र करने के बावजूद फिर जब पता पड़ा कि पैसे बहुत लगेंगे और प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करवाएंगे तो, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है तो लंबी लाइन लगेगी। तो ऐसे में एक तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो रेट है, ट्रीटमेंट की रेट है, वो बहुत ज़्यादा हो रही है। इस वजह से एक इंडिविजुअल अपनी राइट टू हेल्थ उसको भी नहीं प्रोटेक्ट कर पा रहा है। दूसरी तरफ पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ में कमी है, तभी तो मजबूरन लोगों को प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स में जाना पड़ रहा है। तो पब्लिक सेक्टर में अगर प्रॉपर फैसिलिटी हो और प्रॉपर डिप्लॉयमेंट हो डॉक्टर्स का, तो फिर क्या वो डॉक्टर्स इस तरीके से, मतलब ये जो पेशेंट हैं वो मजबूरन किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ज़्यादा पैसा देने किसको शौक है। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या होता है कि इस प्रेग्नेंट लेडी को, इस वुमेन को वापस से लाया जाता है दौसा में, और फिर वहाँ पर इनकी डेथ हो जाती है। और डेथ होने के बाद में जिस कम्युनिटी की ये वुमेन थी उस कम्युनिटी के लोगों ने अपने धरना लगाना शुरू कर दिया। लगभग 300-400 आदमी हॉस्पिटल के बाहर इकट्ठे हो जाते हैं और प्रेशर क्रिएट करते हैं। और वहाँ पर जो पॉलिटिशियन है मेन, ठीक है, वो पॉलिटिशियन ने अपनी तरफ से पूरा दबाव बनाया, इवन FIR तक भी डॉक्टर की मतलब हर तरीके से प्रेशर क्रिएट कर दिया कुल मिला के कि भाई डॉक्टर की लापरवाही की वजह से ये डेथ हुई है। जबकि यहाँ पर जो पॉइंट निकल के आ रहा है वो ये कि ये जो प्रेग्नेंट ये डॉक्टर अर्चना शर्मा, इनके हस्बैंड के जो स्टेटमेंट है वो ये कहते हैं कि ये जो प्रेग्नेंट लेडी की जिनकी डेथ हुई है, बोले इस लेडी को पहले डॉक्टर अर्चना शर्मा ने ट्रीटमेंट दिया हुआ है जब उनके पहले ट्विंस हुए थे और वो सिजेरियन हुए थे। तो बोले उस टाइम पे भी हमने जब अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट किया, और अब जो थी प्रेगनेंसी तीसरे बच्चे के लिए या शायद चौथे बच्चे के लिए थी समथिंग, तो बोले ये कॉम्प्लिकेशन आ गई इसमें, और इसमें हमने रेफ़र कर दिया था जयपुर।
पर उसके बावजूद भी इस तरीके की सिनेरियो में अगर उसकी डेथ होती है तो उसमें डॉक्टर की क्या गलती है। और इसी पॉइंट पर आकर के ये पूरा आर्टिकल यहाँ पे बता रहे हैं कि डॉक्टर की फैमिली ने मतलब आप देखो कि डॉक्टर की फैमिली ने वैसे तो अपनी तरफ से एफआईआर रजिस्टर की है, ठीक है। मैं पहले तो डॉक्टर के खिलाफ में एफआईआर रजिस्टर हुई है, ठीक है, कि जी डॉक्टर ने जानबूझ करके मरवाया है इस प्रेग्नेंट लेडी को, डॉक्टर ने जानबूझ के मारा है। और इसमें लोकल जो पॉलिटिकल लीडर है दौसा से, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो ये पूरा इंसिडेंट है ना, ये ही इंसिडेंट यहाँ पर आ जाता है कि किस तरीके से जो इनोसेंट डॉक्टर्स हैं उनको कैसे ट्रीट किया जाता है मासेस के द्वारा। एक जो एम्पैथी वाला जो सेगमेंट होता है हमारा, जीएस पेपर 4 में आप इस एग्जाम्पल को यूज़ कर पाओगे इजीली, ठीक है। एक जो एम्पैथी वाली जो चीज़ होती है, पब्लिक को कैसे आप डील कर पाओगे। एक यहाँ पर पॉलिटिकल लीडर, वो इंडिविजुअल किस तरीके से अपनी एक्टिविटीज़ को कंडक्ट कर रहा है और साथ में वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन पे जो जिम्मेदारियाँ हैं उनको कैसे मैनेज करना चाहिए, वो सवाल खड़े हो जाते हैं। कारण क्या है कि यहाँ पर मासेस ने अपनी तरफ से भीड़ इकट्ठी कर ली। अब भीड़ इकट्ठी कर ली, वहाँ पर उस प्रेशर में आकर के डॉक्टर अर्चना ने सुसाइड कमिट कर लिया कि भाई मेरी वजह से ये डेथ हुई है, मतलब गिल्ट फील कराया गया, जबकि वो बहुत सक्सेसफुली काम करती आई है वहाँ पर। तो ऐसे में पॉइंट क्या आ रहा है कि जब भीड़ के प्रेशर की वजह से जब किसी इंडिविजुअल की अगर डेथ हो रही है ना, तो ये मान के चलो कि वो समाज का फेलियर है पूरा का पूरा। ये कार्ल मार्क्स की कोटेशन है कि कार्ल मार्क्स ने ये कहा कि कोई इंडिविजुअल अगर सुसाइड करता है तो सुसाइड का मतलब है कि समाज पूरा फेल हो रहा है वहाँ पर। दूसरा, हमारे देश में ब्रुटैलिटी, अत्याचार एक कॉमन चीज़ है, और साथ में बहुत सारे लोग जो हैं जब एक माहौल में ढल जाते हैं तो उसके बाद में ये भी नहीं देखते कि क्या सही है क्या गलत है, बस फिर वो देखते हैं कि जी माहौल, हवा किस तरफ चल रही है उसकी तरफ वो जलना शुरू कहते हैं। ऐसे में देखो वायलेंस, कॉर्जन, ये जो हैं ये कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी के बोले एक एसेंशियल फैब्रिक बन चुके हैं। आज की परिस्थिति ऐसी है जहाँ पर पावर, फोर्स, थ्रेट, इनका यूज़ करके और लोगों को डराया जाता है। आज देखा जाए तो डर की वजह से जो मेंटल हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं इनको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जा रहा है। वैसे अगर बजट की हम बात करें तो बजट में मेंटल हेल्थ इश्यूज को टैकल करने के लिए मेंटल हेल्थ ऑफिसेज ओपन किए जा रहे हैं जहां पर काउंसलिंग प्रोवाइड की जाएगी, राइट। पर बात है कि अभी तक भी मेंटल हेल्थ को अभी तक इतना ज़्यादा एड्रेस नहीं किया जा रहा है, इनएडिक्वेटली एड्रेस्ड है। और दूसरा, डॉक्टर्स का इस तरीके से हरासमेंट होना और सुसाइड कमिट करना, बोले ये कोई पहला केस नहीं है, इसके पहले भी बहुत हुआ है। साथ में हमारे यहाँ पर जो कास्ट, जेंडर, क्लास और रिलीजन, इनके बेसिस पे जो बायसनेस रहती है ना हमारे समाज में, उसका भी कहीं ना कहीं एक इशू है। क्योंकि जिस कम्युनिटी से डॉक्टर अर्चना शर्मा बिलोंग करती हैं वो बिल्कुल डिफरेंट कम्युनिटी की थी, जबकि दूसरी तरफ जिस पॉलिटिकल लीडर की एसोसिएशन उस प्रेग्नेंट लेडी जिसकी डेथ हुई है और उसके परिवारजनों से थी, वो दूसरी कम्युनिटी के थे। तो कम्युनिटी वाइज अपना प्रेशर क्रिएट किया गया, जिसके चलते फिर वो अंडर प्रेशर आ गई और अल्टीमेटली आपको पता ही है उन्होंने मजबूरन फिर बाद में, वही बात है, एक वो कहते ना कि एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आता है जब आदमी अपने आप को बिल्कुल यूँ नेगेटिव समझ लेता है, तो उस केस में उन्होंने फिर सुसाइड कमिट कर लिया। तो इस तरीके से क्या है कि मेडिकल फ्रेटर्निटी जो है वो कहीं ना कहीं सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करती है, पर उन्हीं से अगर कोई केस बिगड़ जाता है तो फिर उनको इस तरीके से ट्रीट करना, ये कहीं ना कहीं हमारे समाज का फेलियर ही शो करता है, ठीक है। दूसरी बात आ गई कि भाई ये जिस तरीके का वायलेंट आउटब्रेक देखने को मिला, डॉक्टर शर्मा की जो डेथ हुई, तो उस केस में आप देख सकते हो कि मॉरली किसकी ड्यूटी है। देखा जाए तो यहाँ पर किसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, मासेस की। भीड़ में तो किसी को आप आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाते हो, तो वहाँ पर हमें हमारे सोशल फैब्रिक को करेक्ट करने की ज़रूरत है। एक तो क्या है, लेडी डॉक्टर, इस वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रेशर वहाँ पे क्रिएट हो गया, और उस केस में फिर उन्होंने परसीव भी कुछ ज़्यादा ले लिया कि हाँ जी हाँ मेरी वजह से हुआ होगा ये इस केस में। तो ये जो ट्रेजिक इंसिडेंट है इंडियन सोसाइटी के लिए, ये बहुत ही ज़्यादा गलत है, और आज इसके पीछे कहीं ना कहीं डीपली कैपिटलिस्ट होना भी एक मुश्किल का कारण है। जैसे मैंने बताया ना कि प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया गया था, प्राइवेट हॉस्पिटल में गए, जयपुर में पहुँचे तो ठीक है, दौसा से जयपुर पहुँचे तो प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुँचे, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते ही उनको पता पड़ा कि पैसे बहुत सारे लगने वाले हैं, तो वो वहाँ पर ट्रीटमेंट लेने लायक ही नहीं रहे। नहीं तो वहाँ पर अगर ट्रीटमेंट उनको सस्ते में मिल जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। अब सवाल क्या है कि इसका आंसर ये आ जाता है कि गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने देखो अलग अलग स्कीम्स ऑलरेडी चला रखी हैं, ठीक है। जैसे आप देखते हो आयुष्मान भारत स्कीम है, इंश्योरेंस देता है 5 लाख रुपए तक का,
तो सवाल ये है कि वहाँ पर अवेयरनेस की कमी है। क्यों? एजुकेशन जहाँ पर कम होगी वहाँ पर अवेयरनेस कम होगी, अवेयरनेस जहाँ पर कम होगी वहाँ पर जो है डिफरेंट ये जो एनरोलमेंट्स होते हैं अलग अलग स्कीम्स में, वो एनरोलमेंट्स नहीं होंगे, और स्कीम्स में एनरोलमेंट नहीं होते तो उनको बेनिफिट नहीं मिल पाते। तो पॉइंट यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है कि एक तो जो प्राइवेट सेक्टर में पैसे ज़्यादा लिए जाते हैं उनको हमें कंट्रोल करने की प्राइस रेगुलेशन। देखो, हेल्थ और एजुकेशन दो ऐसे सेगमेंट है सोशल सेक्टर जिनमें गवर्नमेंट का ही ज़्यादा पकड़ रहे तो ठीक रहता है, ये डिफरेंट एक्सपर्ट्स का आर्ग्यूमेंट आता है। दूसरी चीज़ ये रहती है कि गवर्नमेंट की स्कीम्स में एनरोलमेंट की जो बात आ रही है उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट रहती है। तो अभी तक भी हमारे यहाँ पर एक कहते हैं ना कि इग्नोरेंस एक तो, और एक हो जाती है कि आप मतलब बहुत ज़्यादा लेथार्जिक या फिर कैसे ना कम्बरसम प्रोसेस होता है, लेथार्जिक नहीं कम्बरसम प्रोसेस होता है, बहुत मुश्किलें होती है, डॉक्यूमेंट्स अरेंज करो, ये करो वो करो, तब जा करके स्कीम्स में आप एनरोल करा पाते हो अपने को। तो स्कीम्स का बेनिफिट लेने से पहले 10 बार सोचता है एक मजदूर आदमी कि अरे यार इतने लाइन में चक्कर लगाऊंगा, इससे बढ़िया तो मैं मेरा काम करूंगा ना, इस 2 रुपये कमाऊंगा वो ठीक रहेगा। तो ऐसे में हेल्थ केयर सिस्टम में पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को बूस्ट करने की ज़रूरत है। प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर में अगर बात करें तो उनकी प्राइस रेगुलेट होने की ज़रूरत है। डिफरेंट स्कीम्स जो इंप्लीमेंट हो रही है उसमें एनरोलमेंट ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। अब यहाँ पर जो पैसे की बात आई, इस केस में अगर वहाँ पर, अब पता नहीं मुझे इसका पूरा क्लियर नहीं है कि इस केस में इनको पूरी नॉलेज थी क्या कि हाँ जी आयुष्मान भारत या फिर चिरंजीवी मुख्यमंत्री स्कीम जो चल रही है यहाँ पे राजस्थान में, तो उसका वो वहाँ पर यूज़ कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे। पर अगर था तो उन्होंने फिर वहाँ पर अप्लाई नहीं किया, और उस प्राइवेट हॉस्पिटल का इसका मतलब कोलैबोरेशन नहीं होगा, ये भी हो सकता है, होने को बहुत सारे हैं। पर हमें जो इश्यूज़ पर जिन पर ध्यान देना है वो ये कि भाई पैसे के चक्कर में किसी की जान नहीं जानी चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ये समझना होगा, प्राइस कंट्रोलिंग वहाँ पर होनी चाहिए। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करो, गवर्नमेंट को स्कीम्स तैयार करने की ज़रूरत है, लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है, लोगों में अवेयरनेस आनी चाहिए, एनरोलमेंट ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए जो भी गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स चल रही है। तब जाकर के ये सारी प्रॉब्लम जो है, आज आप 21st सेंचुरी में जी रहे हो और उस टाइम पर भी एक प्रेग्नेंट लेडी डिलीवरी के टाइम पे उसकी डेथ होती है, तो कितना ज़्यादा क्राइसिस वाली बात हो गई अपने आप में। ठीक है, फिर उसके बाद में देख सकते हो कि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि पहली बार ये कोई इंसिडेंट इस तरफ ही नहीं है सुसाइड के, या फिर आप देख सकते हो कि किस तरीके से डरा डरा करके हमारे सिस्टम में काम किए जाते हैं कि पुलिस ने किसी इंडिविजुअल को पकड़ लिया और इस इंडिविजुअल के केवल डाउट्स हैं, अक्यूज्ड है, कन्विक्ट नहीं है अभी तक, है ना, तो उसको पुलिस कस्टडी में आप उसका इनकाउंटर कर देते हो पॉलिटिकल लीडर्स के प्रेशर में आकर के। तो ये भी क्या शो करता है कि कैसे हमने एक कहते हैं ना कि जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, अपनी पॉलिटिकल गेन को देखते हुए अपने खुद की टारगेट्स को अचीव करने के लिए जो एक पॉलिटिक्स का एक जो खराब जो चेहरा है वो सामने आता है फिर यहाँ पे निकल के। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रूलिंग क्लास जो है, रूलिंग क्लास का मतलब हो गया कि जिन लोगों के हाथ में सत्ता रहती है वो लोग कहीं ना कहीं मासेस को इकट्ठा करने में प्रॉब्लम नहीं आती उनको, और वो फिर बाद में सिस्टम में डॉक्टर्स जो हैं उन पे प्रेशर क्रिएट करते हैं, और उसकी वजह से अभी एक इंसिडेंट हम देख चुके हैं। इसके अलावा एक इंसिडेंट बता रहे हैं कि डॉक्टर पायल, यहाँ पे देख सकते डॉक्टर पायल तडवी, ये ट्राइबल कम्युनिटी को डील कर रही थी, इन पे भी प्रेशर क्रिएट किया जाता है और इनकी भी फिर डेथ होती है, सुसाइड इन्होंने भी कमिट किया। मतलब आप देखो कि किस तरीके से इनका कास्ट प्रिविलेज सीनियर्स ने, जिन लोगों की डोमिनेंस थी उस ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया में, ठीक है, ये मुंबई में रहती थी, तो आप मुंबई के आसपास वाले एरिया में, तो वहाँ पर एक केस बिगड़ा या समथिंग, इनका हैरेसमेंट बहुत ज़्यादा होता था जब वो वहाँ पे जॉब करती थी अपनी, तो उस केस में उन्होंने फिर सुसाइड कमिट कर लिया। बोले ये दो ट्रेजेडीज़ आप शो देख सकते हो कि कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है हमारे देश में, कि कास्ट सिस्टम के चलते ही तो प्रॉब्लम सारी चलती आई है, और कास्ट सिस्टम के चलते ही आज भी प्रॉब्लम बढ़ती ही चली जाती है। आज जिस तरीके से इंटिमिडेट किया जाता है, गालियां दे करके, डरा करके, धमका करके जो भी पब्लिक ऑफिशियल्स हैं उनको, तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा परेशानियां होती हैं। ऐसे में फिर जो हम कहते हैं ना कि हमारे गाँव में जो है ज़्यादा से ज़्यादा डिप्लॉयमेंट होना चाहिए डॉक्टर्स का, फिर उस पर भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन राइज हो जाता है कि इस तरीके से गांव में अगर कोई सर्विस अपनी प्रोवाइड करे तो उस वहाँ पर फिर उनके साथ में इस तरीके का माहौल अगर क्रिएट किया जाए तो ये एक नेगेटिव पॉइंट की तरह इम्पैक्ट कर जाता है फिर। तो ऐसे में रोहित वेमुला जो कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी में जिस स्टूडेंट ने
अपने कास्ट और इसके चलते जो कहते हैं ना कि उसकी पीएचडी समथिंग कुछ चल रही थी, 2018 का केस है जिसने सुसाइड कमिट किया था, ठीक है। ऐसे ही पायल तडवी का हमने केस देख लिया, अब एक केस ऐड हो गया है अर्चना शर्मा का। तो ऐसे में डॉक्टर्स को या फिर हमारे यहाँ पर जो स्कॉलर्स हैं उनको सही तरीके से ट्रीटमेंट ना मिलना, उनका हरासमेंट होना, और वो भी किस बेस पे, कास्ट, रिलीजन, सेक्ट, इनके बेसिस पे। तो ये चीज़ क्या है, इस ग्रास रूट फॉल्ट को हमें करेक्ट करना ज़रूरी है। इसके आगे डॉक्टर्स को हमारे देश में देखो भगवान माना जाता है, पर सवाल ये है कि एक अलग ही तरीके की रिश्तेदारी बन गई ना। तो ये जो रिश्तेदारी है इसमें डॉक्टर पे विश्वास भी इतना ज़्यादा किया जाता है, या फिर डॉक्टर, विश्वास तो खैर होना चाहिए, डॉक्टर को कहते हैं ना कि आंख मीच के कि हाँ भगवान हो आप तो हमारे, डॉक्टर तो भगवान से कम नहीं होता क्योंकि वो ज़िंदगी बचाते हैं। पर दूसरी तरफ वही डॉक्टर अगर एक केस उसके हाथ से बिगड़ जाता है तो उस डॉक्टर को हम 2 सेकंड में भगवान से क्या बना देते हैं, आम आदमी से भी बदतर हालत उसकी कर दी जाती है। और आप देखते हो कई ऐसे इंसिडेंट आते हैं कि डॉक्टर जो है वो अपनी तरफ से पूरी एफर्ट्स करते हैं, पर उसके बावजूद अगर केस बिगड़ जाता है तो फिर बाद में लोग उन पर प्रेशर बनाते हैं, उन पर हाथापाई करते हैं। तो ये चीज़ें क्या करती हैं, मेडिकल एथिक्स का एक बहुत बड़ा पार्ट है कि जहाँ पर डॉक्टर्स को भी ज़्यादा पेशेंट के साथ में चीटिंग नहीं करनी चाहिए और ट्रीटमेंट एकदम प्रॉपर देना चाहिए, तो दूसरी तरफ पेशेंट्स भी डॉक्टर को सही से ट्रीट करें, तब जा करके एक मेडिकल हेल्थ सिस्टम हमारा प्रॉपरली काम करेगा। 2012 का एक और केस बताया जा रहा है, गायनाकोलॉजिस्ट, ठीक है, टी सेथुलक्ष्मी, उन्होंने मतलब आप देखो कि प्रेग्नेंट वाइफ की डेथ होने के बाद में आप देख सकते हो कि एक उसकी वाइफ की जब डेथ हो गई तो उसके हस्बैंड ने डॉक्टर को मार दिया सीधा। अब आप देख लो कि इस तरीके के इंसिडेंट क्या शो करते हैं कि एक जो यूनिक रिलेशनशिप है भगवान और उनके भक्तों के बीच की, वो 2 सेकंड में हमारे बदल जाती है। मतलब ये कि एक ह्यूमन की तरह रिकॉग्नाइज करना भी बंद कर दिया जाता है जब एक डॉक्टर जो कि भगवान था जो कि एक पेशेंट को नहीं बचा पाता है। तो ये जो सुसाइड की जो ट्रेजेडीज है ना, ये हमारी परिस्थितियों को शो करती है कि भाई वाकई में हमारी सोसाइटी का एक ये कलेक्टिव फेलियर है, इसको करेक्ट करना ज़रूरी है। इसके लिए प्रिवेंशन की शुरुआत अगर होगी तो वो सोसाइटी से ही होगी, समाज में अवेयरनेस होनी चाहिए, एक टॉलरेंस का जो बिहेवियर होना चाहिए वो प्रमोट होना चाहिए। नहीं तो क्या है, ये सुसाइड नहीं होती हैं, अगर आप किसी को इंटिमिडेट करते हो, प्रेशराइज करते हो, डराते हो, फिर वो अगर सुसाइड करते हैं इसका मतलब वो मर्डर है। तो ऐसे में हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलोनीज़ हैं, घर है या कॉलेज है, स्कूल्स हैं, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पर इस तरीके की एजुकेशन देनी ज़रूरी है। नहीं तो क्या है कि यहीं से शुरुआत हो जाती है जो भी हम वैल्यूज़ इनकलकेट करते हैं, और फिर बाद में अल्टीमेट रिजल्ट होता है कि कुछ वैल्यूएबल इंडिविजुअल्स को हम खो देते हैं। तो ऐसे में हमें कहते हैं ना कि हमारी तरफ से एक आवाज़ उठनी चाहिए जिससे कि ये जो अन्याय है, ये जो अभद्र व्यवहार किया जाता है, अब्यूज़ किया जाता है, प्रिजुडाइस है कि हाँ जी डॉक्टर की वजह से ही डेथ हुई होगी, पर उसके पीछे आर्ग्यूमेंट्स आप समझते नहीं हैं, या फिर जो थ्रेट है, डर जो बना है, डर का माहौल है, या फिर जो हिंसात्मक तरीके अपनाए जाते हैं जिससे कि एक ऑर्डिनरी इंडियन को कहीं ना कहीं थ्रेट फील होता है, फिर वो सुसाइड कमिट कर लेता है। उन चीज़ों को रोकने के लिए हम सबको काम करने की ज़रूरत है। तो ये आर्टिकल था, यही आर्टिकल्स थे इस पे आज के डिस्कशन में। हो गया डिस्कशन हमारा। थैंक यू वेरी मच।